हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम नानकी बवेजा है एंड आज मैं आपसे एक ऑनेस्ट सवाल पूछना चाहती हूँ। इसको लाइटली मत लेना, क्योंकि जितना क्लैरिटी से आप इसका आंसर दोगे वो कहीं ना कहीं बहुत बड़ा डिसाइडिंग फैक्टर होगा कि जब आप एग्ज़ाम में अपीयर होगे तो आपकी सिचुएशन मेक वाली होगी या ब्रेक वाली होगी। अब क्वेश्चन पूछती हूँ, पहले थोड़ा सा समय लेना सोचने के लिए और फिर जवाब देना। क्वेश्चन इज, आप में से कितने बच्चे हैं जिनको लगता है हमने एनसीईआरटी पढ़ ली है, लेकिन जैसे ही मॉक टेस्ट में या प्रीलिम्स के पेपर में इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन आता है तो कॉन्फिडेंस शेक सा होने लग जाता है। एक कॉन्फिडेंस ये नहीं आता कि हाँ, जो मेरा इंटरलिंकेज है या कनेक्शन ऑफ डॉट्स बिटवीन द टॉपिक है वो एकदम राइट है, या मेरी जो अप्रोच है इस आंसर को लेके वो एकदम सही है। इसका आंसर मुझे तुरंत नहीं चाहिए। आई वुड रियली वॉन्ट यू टू टेक अ पॉज, थिंक अबाउट इट कि क्या आप भी ऐसी सिचुएशन से निकल रहे हो कि कहने को आपने इकोनॉमिक्स की एनसीईआरटी पढ़ ली है, लेकिन जब क्वेश्चन सॉल्व करने की बारी आती है तो खुद पे डाउट आने लग जाता है। नाउ लेट मी टेल यू वन थिंग कि ये जो प्रॉब्लम है ये सिर्फ न्यू एस्पिरेंट्स की नहीं है जिन्होंने रिसेंटली अपनी यूपीएससी जर्नी को स्टार्ट किया है। इनफैक्ट सेकेंड या थर्ड अटेम्प्ट वाले एस्पिरेंट्स भी इस प्रॉब्लम को फेस करते हैं, लेकिन इसके सॉल्यूशन पे वर्क नहीं करते। खैर, सॉल्यूशन पे तो अभी हमें जाना भी नहीं है, अभी तो हम प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई कर रहे हैं। प्रॉब्लम इज व्हाट वी फील इज हमने एनसीईआरटी पढ़ी, बट फिर कॉन्फिडेंस क्यों शेक हो रहा है हमारा क्वेश्चन को देखते ही? क्यों ऐसे लगने लग जाता है कि हाँ, शायद हमने ध्यान नहीं दिया एनसीईआरटी को पढ़ते हुए। तो अब प्रॉब्लम कहाँ आ रही है? लेट्स मूव टू आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्रॉब्लम। क्या प्रॉब्लम एनसीईआरटी है या प्रॉब्लम आप में है? ना एनसीईआरटी में प्रॉब्लम है, ना ही आप में दिक्कत है। प्रॉब्लम है अप्रोच में, जिस अप्रोच के साथ आप एनसीईआरटी को परस्यू करते हो। देखो, ऐसा होता है जैसे ही हम यूपीएससी की जर्नी स्टार्ट करते हैं ना, तो ये जो वॉइसेस है कि एनसीईआरटी पढ़नी होती है, हेल्प करती है, ये हम हर तरफ से सुनते हैं। चाहे वो आपके फ्रेंड्स हो, चाहे आप किसी कोचिंग सेंटर जा रहे हो, वहाँ पे आपके मेंटर्स हो, या वहाँ की रिस्पेक्टिव फैकल्टीज़ हो, तो हम ये बात सुन तो लेते हैं और बहुत सारे बच्चे इस पे अमल भी करते हैं कि वो पढ़ लेते हैं एनसीईआरटीज़ को। लेकिन वो एनसीईआरटी को किस तरीके से पढ़ते हैं इज व्हाट डिफाइंस और डिटरमाइंस कि उनका कॉन्फिडेंस लेवल मेक होगा या ब्रेक होगा, ग्रेजुअली इम्प्रूव होगा या धीरे धीरे और ज़्यादा शेक होने लग जाएगा। तो मैंने क्या बोला, प्रॉब्लम कहाँ है? प्रॉब्लम ना तो एनसीईआरटी में, हाँ डेफिनेटली उसके फ्लो में दिक्कत आती है, ना प्रॉब्लम आप में है। द प्रॉब्लम इज हमारी जो अप्रोच है एनसीईआरटी को लेके, वहाँ दिक्कत आती है। क्यों? क्योंकि हम एनसीईआरटी को सिर्फ इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि हमने सुना है एनसीईआरटी पढ़नी ज़रूरी होती है। हमने उस बात को इंटरनलाइज नहीं किया है। वी आर रीडिंग इट फॉर द हेक ऑफ इट। लेकिन एक बात मैं भी आपको बहुत ऑनेस्टली आज कन्वे कर रही हूँ, विच इज़ एनसीईआरटी जो होती है ना, वो आधार होती है किस चीज़ का? कि आपके जो एडवांस कॉन्सेप्ट्स हैं, जो आप रमेश सिंह, नितिन सिंघानिया या किसी भी इंस्टीट्यूशन, चाहे वो ऑफलाइन हो या ऑनलाइन हो, वहाँ पे पढ़ोगे, उसका बेस जो है एनसीईआरटीज़ में सेट होता है। एनसीईआरटीज़ आपको वोकेबलरी ऑफ इकोनॉमिक्स से फैमिलियर करवाती है, सो दैट जब आप एडवांस कोर्स में जाओ तो आपको ओवर बर्डन ना लगे कि रोज़ नया टर्म सीख रहे हैं, बोल रहे हैं, लेकिन आई एम नॉट एबल टू रिलेट टू इट। और प्रॉब्लम क्यों आई? क्योंकि हमने जब एनसीईआरटी को अप्रोच किया था, इट वाज जस्ट बिकॉज हमने सुना है एनसीईआरटी पढ़नी ज़रूरी है, तो हमने जस्ट पेजेस को फटाफट पलट लिया और मन में खुद को तसल्ली दे दी कि हाँ, मैंने एनसीईआरटी पे टिक लगा दिया, मैंने एनसीईआरटी कवर कर ली। लेकिन जो वहाँ से एक्सट्रैक्ट निकालना था, जो वहाँ से सॉल्यूशन निकालना था, शायद हम वो नहीं निकाल पाए। तो मैम, किस चीज़ का सॉल्यूशन निकालना था? व्हाट एक्सट्रैक्ट आर यू टॉकिंग अबाउट? हाउ द एनसीईआरटी विल हेल्प अस इन
रिजॉल्विंग और अंडरस्टैंडिंग द एडवांस कॉन्सेप्ट। चलो वो भी देख लेते हैं अभी धीरे धीरे। पहले ये बात करते हैं कि जो यूपीएससी है वो एनसीईआरटी जब लिखा होता है, क्योंकि ये जो हम बोलते हैं, मैंने भी बहुत बार प्रमोट किया है कि एनसीईआरटी ज़रूर पढ़ो, तो डेफिनेटली इट स्टेम्स आउट ऑफ सम एक्सपीरियंस ऑफ व्हाट, गोइंग थ्रू PYQs अगेन एंड अगेन। मैं भी एस्पिरेंट रही हूँ, मैंने भी इस नुआंस को समझा कि अच्छा एनसीईआरटी पढ़ रहे हैं तो यूपीएससी क्या एक्सपेक्ट कर रहा है उस एनसीईआरटी में से। क्या वो सिर्फ ये एक्सपेक्ट कर रहा है कि अच्छा इस पैराग्राफ में क्या लिखा है और उसको पढ़ लिया, दैट इज इट। यूपीएससी आपसे ये चेक नहीं कर रहा कि आपने पैराग्राफ वहाँ पे पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था। यूपीएससी आपसे ये एक्सपेक्ट करता है कि जो वहाँ पे बातें लिखी थी, जो वहाँ पे टर्म्स लिखे थे, जो डेफिनेशंस वहाँ पे बताई हुई थी, आपको वो समझ आई कि नहीं आई, पहली बात। फिर जब आपको अगर समझ आ गई है, क्योंकि अब आपने पढ़ लिया है, तो आप उसको अप्लाई कर पा रहे हो कि नहीं कर पा रहे हो। जैसे ही सामने कोई क्वेश्चन आता है, एंड जब क्वेश्चन आता है, तो क्या आप उस कॉन्सेप्ट को करंट अफेयर से लिंक कर पा रहे हो कि नहीं कर पा रहे हो। क्योंकि अगेन ये बहुत ही बिटर ट्रुथ है जो कि हमारे लिए एक प्रॉब्लम खड़ी कर देता है, विच इज़ व्हेन वी टॉक अबाउट द करंट अफेयर्स। तो इकोनॉमी से रिलेटेड रोज़ कुछ ना कुछ डेवलपमेंट होते रहते हैं, चाहे वो गवर्नमेंट की कोई स्कीम आ जाती है या कोई मल्टीलेटरल इंस्टीट्यूशन की रिपोर्ट आ जाती है विद रिस्पेक्ट टू इनइक्वालिटी और मे बी ग्लोबल वैल्यू चेन। तो उनको समझना, कनेक्ट करना और आंसर में किस तरीके से यूज़ करना, ये तो बहुत बाद की बात है। पहले हम उन रिपोर्ट्स को, उन डेवलपमेंट्स को समझ ही नहीं पाते। क्यों नहीं समझ पाते? क्योंकि हमने एनसीईआरटी पढ़ी तो है लेकिन समझी नहीं है। क्यों नहीं समझ पा रहे हैं हम एनसीईआरटी? क्योंकि मैम मोनोटोनस लगती है, बहुत सारे टेक्निकल जार्गन्स हैं, तो एक चीज़ समझो उतनी देर में दूसरी चीज़ भूल जाते हैं। तो यूपीएससी की एक्सपेक्टेशंस को थोड़ा सा और क्लियर करते हैं बाय लुकिंग एट सम क्वेश्चंस। अब स्टूडेंट्स, मैं तुम लोगों को जब क्वेश्चंस दिखाऊंगी, मुझे उसका आंसर नहीं चाहिए, और ना मैं चाहती हूँ कि तुम्हारा फोकस इस पे हो कि अरे ये जो क्वेश्चन दिखाया जा रहा है ना स्क्रीन पे, इसका राइट आंसर क्या होगा। हम यहाँ पे प्रीलिम्स के PYQ सॉल्व करने नहीं आए हैं, ना ये डर बैठाने आई हूँ मैं कि अरे देखो एनसीईआरटी से डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं। नहीं नहीं, वो तो तुम्हें भी पता है, हर तरफ लिखा है, हर इंस्टीट्यूट की वेबसाइट जहाँ इकोनॉमिक्स को टैकल करने का तरीका बताया हुआ है वहाँ पे लिखा हुआ है हाउ टू टैकल दीज क्वेश्चंस, रीड एनसीईआरटी। नहीं, वो मेरा एजेंडा नहीं है। मेरा एजेंडा है कि तुम इस चीज़ को समझो लॉजिकली। मैं कह रही हूँ या दूसरी कोई फैकल्टी या मेंटर या तुम्हारे फ्रेंड्स कह रहे हैं कि एनसीईआरटी पढ़नी ज़रूरी है इसलिए तुम पढ़ रहे हो, ये मकसद नहीं है मेरा। तो पहले हम क्वेश्चन को देखते हैं, जिसमें मेरी हम्बल रिक्वेस्ट तुमसे ये रहेगी कि क्वेश्चन को सिर्फ पढ़ो, आंसर मत उसका ढूंढने या देने लग जाना। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है, सिंपल सी बात, विद रेफरेंस टू फिजिकल कैपिटल इन इंडियन इकोनॉमी कंसिडर द फॉलोइंग पेयर्स। तो एक तरफ आइटम्स दिए हुए हैं, दूसरी तरफ कैटेगरी दी हुई है, ठीक है ना। कुछ आइटम्स दिए हुए हैं और आगे पूछा हुआ है कि ये जो आइटम्स हैं ये वर्किंग कैपिटल है या फिक्स्ड कैपिटल है, और बता दो कि इसमें से कितने आइटम्स करेक्टली मैच्ड है। आई विल गिव यू मे बी 20 seconds टू पॉन्डर ऑन दिस क्वेश्चन, नॉट ऑन द आंसर। क्वेश्चन को देखो कि क्या लिखा है, उसके बाद हम अपनी स्टोरी आगे बढ़ाएंगे। तो ज़रा एक बार सोर्स देखो इस क्वेश्चन का। ये जो क्वेश्चन है डायरेक्टली कहाँ समझाया हुआ था? ये उसी एनसीईआरटी में समझाया हुआ है या लिखा हुआ है या बताया हुआ है जो तुम ऑलरेडी पढ़ के बैठे हुए हो, बट फॉर द हेक ऑफ इट, क्योंकि दूसरों ने बोला हमने पढ़ डाली। लेकिन क्या जब मैं ये पढ़ रही थी तो मैंने इसमें से ये बात एक्सट्रैक्ट करी थी क्या, ये कॉन्सेप्ट को एक्सट्रैक्ट किया था क्या कि प्रोडक्शन के लिए कुछ फैक्टर्स चाहिए होते हैं जिन्हें फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन बोलते हैं, जिसमें एक फैक्टर होता है कैपिटल। कैपिटल दो प्रकार की होती है, फिक्स्ड कैपिटल एंड वर्किंग कैपिटल। जो बातें मैंने तुम्हें अभी लास्ट 30 seconds में बताई,
अगर तुमने एनसीईआरटी को पढ़ते हुए ये 30 सेकेंड्स में जो मैंने ज्ञान दिया था वो तुमने इंटरनलाइज नहीं किया, दैट इटसेल्फ शोज कि तुमने एनसीईआरटी ठीक से नहीं पढ़ी। अगर ये पैराग्राफ देखते तुम्हें ये चीज़ क्लिक नहीं कर रही कि व्हाट इज इट टॉकिंग अबाउट, ये 4 चीज़ें मुझे, 4 फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर कैपिटल, 2 टाइप की, अगर तुम्हें ये स्ट्राइक नहीं कर रहा दैट मीन्स एनसीईआरटी की सिर्फ रीडिंग हुई है, उसका इंटरनलाइजेशन नहीं हुआ। अच्छा, एक और क्वेश्चन दिखाती हूँ। द मनी मल्टीप्लायर इन एन इकोनॉमी इंक्रीजेज विद विच वन ऑफ द फॉलोइंग, फिर 4 उसके ऑप्शंस दिए हुए हैं। With increase in cash reserve ratio, with increase in statutory liquidity ratio, with increase in the banking habit of population, increase in the population of the country. अब ये क्वेश्चन ना, जो मैंने इस वीडियो के स्टार्टिंग में बात बोली थी कि तुमने एनसीईआरटी में डेफिनेशन पढ़ी, व्हाट यूपीएससी एक्सपेक्ट्स फ्रॉम यू, डेफिनेशन पढ़ी, बट क्या तुम उसको आगे अप्लाई कर पा रहे हो उस कॉन्सेप्ट को या नहीं कर पा रहे हो, तो मतलब अगेन वही प्रॉब्लम बार बार निकल के आ रही है। तुमने एनसीईआरटी पढ़ी है, यू हैव जस्ट रेड इट, तुमने उसको समझा नहीं है, तुमने उस एनसीईआरटी को यूज करके अपना फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग नहीं किया है और तुम सीधा उसके ऊपर बिल्डिंग खड़ी करने चले हो। अब जो वो बिल्डिंग है ना, वो हर टाइम प्रोन टू अर्थक्वेक रहती है। जैसे ही क्वेश्चन आता है तो हमें फील होता है कि अरे ये तो अर्थक्वेक आ रहा है, हमारी बिल्डिंग शेक क्यों कर रही है। बिल्डिंग शेक इसलिए कर रही है क्योंकि उसका फाउंडेशन, उसकी नींव ही स्ट्रांग नहीं थी। तो आओ ज़रा इसका भी सोर्स देख लेते हैं। तो ये मनी एंड बैंकिंग चैप्टर है आपकी क्लास 12 की एनसीईआरटी का। वहाँ पे क्लियरली कुछ चीज़ें इससे रिलेटेड मेंशन करी हुई हैं। अब जब मैं आपको ये पैराग्राफ दिखा रही हूँ तो आपको लग रहा होगा हाँ कुछ ऐसा पढ़ा तो था लेकिन मुझे समझ नहीं आया था। क्यों समझ नहीं आया था मैम? बहुत टफ लग रहा था हमको ये एनसीईआरटी को पढ़ना और हमने ज़्यादा एफर्ट भी नहीं डाला, हमको सिर्फ एक टिक लगाना था। हमने टारगेट सेट किया, हमने यूट्यूब पे वीडियो देखा कि जो एनसीईआरटीज़ है वो कितने टाइम में ख़त्म हो जानी चाहिए, हमने ख़त्म करी। और अच्छा, बहुत सारे बच्चे ये भी करते हैं कि मार्केट में ना एनसीईआरटी के भी नोट्स मिलते हैं जिसमें हर पैराग्राफ को थोड़ी सी 2-3 लाइंस में समझाया होता है, सो दैट बच्चों को कॉन्फिडेंस, वो आपके डर पे खेल रहे हैं, वो आपकी वीकनेस पे खेल रहे हैं। वीकनेस क्या है कि हमें एनसीईआरटी जल्द से जल्द ख़त्म करनी है, पढ़नी है एंड आगे बढ़ना है। हमें कुछ नया करना। नया क्या है? हम फाउंडेशन कोर्स में एनरोल करेंगे खुद को। हम रमेश सिंह या नितिन सिंघानिया का मैसेज करेंगे हर फैकल्टी को कि मुझे बस ये बता दो इसमें से कौन सी बुक अच्छी है, किसमें से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं। लेकिन यूपीएससी तो क्वेश्चन वहाँ से पूछ ही नहीं रहा है, वहाँ से भी पूछ रहा है। लेकिन अगर 15 से 17 क्वेश्चन आ रहे हैं प्रीलिम्स में, तो क्वेश्चंस का सोर्स क्या है? वही वाली किताब है जो बस आपने पढ़ के साइड में रख दी थी, या बहुत सारे तो आप में से ऐसे जिन्होंने पढ़ने की फिक्र ही नहीं करी। हम सीधा स्टैंडर्ड बुक देखेंगे। एक और लास्ट क्वेश्चन दिखाना चाहूँगी, 2025 का एक क्वेश्चन है। ऐसे ये तो सिर्फ एक मैं ग्लिम्स है जो दिखा रही हूँ, पूरी पिक्चर तो बाकी है मेरे दोस्त, वो पिक्चर मैं अभी नहीं दिखाऊंगी, ये तो सिर्फ ट्रेलर है। तो क्वेश्चन बड़ा सिंपल सा है। सपोज द रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ऑफ द गवर्नमेंट इज 80,000 करोड़। रेवेन्यू रिसीव्ड गवर्नमेंट की 60,000 करोड़ की है। गवर्नमेंट का बजट जो है वो बोरोइंग शो करता है गवर्नमेंट की तरफ, विच इज़ 10,000 करोड़ एंड इंटरेस्ट पेमेंट भी है। तो विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? मैम न्यूमेरिकल, हाँ न्यूमेरिकल आ गया। पहली बार यूपीएससी ने लास्ट 20 सालों में एक न्यूमेरिकल थ्रो किया, दैट टू फ्रॉम अ टॉपिक विच इज़ वेरी इजी टू अंडरस्टैंड, डायरेक्टली गिवन इन योर एनसीईआरटी। तो अब ये न्यूमेरिकल कोई बहुत ऐसे कोई आपको इक्वेशन सॉल्व करने को नहीं कह रहा, लॉजिक अप्लाई करने को कह रहा है। और ये सारी जो बातें हैं लिखी हुई हैं कहाँ पे, ये देखो। फिर से जिन बच्चों को ये सब नया नया लग रहा है तो मैं बता दूं, ये जो चैप्टर 5 है ना, ये सब 12th की एनसीईआरटी की बात हो रही है। 12th की एनसीईआरटी का चैप्टर 5 है ये, जहाँ पे क्लियरली डेफिनेशन दी हुई है। मैम हमने तो ध्यान ही नहीं दिया था, हमने पढ़ा था बिल्कुल फिस्कल डेफिसिट होता है, प्राइमरी डेफिसिट होता है, पर जैसे ही क्वेश्चन ने अपना थोड़ा सा
रुख चेंज किया तो हमें लगने लग गया अरे बाउंसर आ गए, जैसे 2023 में हुआ था ना, थोड़ा सा क्वेश्चन पूछने का तरीका बदल लिया था। फिर से बोलती हूँ, क्वेश्चन पूछने का तरीका, थीम भी वही है, जो टॉपिक्स हर बार पूछे जाते हैं उन्हीं में से क्वेश्चन आया, क्वेश्चन पूछने का तरीका बदल दिया, ऑप्शंस देने का। वो आया था ना, ओनली वन इज करेक्ट, ओनली टू इज करेक्ट, ऑल ऑफ देम इज करेक्ट। एंड जो बिल्डिंग है फिर से वो हिलने लग गई। क्यों? और किन बच्चों की नहीं हिली? उस साल भी तो बच्चों ने प्रीलिम्स क्लियर किया, बहुत बच्चे जो हैं ऑब्वियसली क्रैक कर गए, दे आर प्लेस्ड नाउ वर्किंग फॉर द गवर्नमेंट। क्यों? ऐसा क्या था? क्योंकि उनकी फाउंडेशन स्ट्रांग थी। फाउंडेशन क्लास में जाके स्ट्रांग नहीं होगी। इकोनॉमिक्स की बात कर रही हूँ मैं, हिस्ट्री वहाँ सीख सकते हो, बट इकोनॉमिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जहाँ पे प्रॉब्लम एनसीईआरटी में भी नहीं है, आप में भी नहीं है, आपकी अप्रोच में है। आप इसको राइटली अप्रोच नहीं करते हो, इसलिए फाउंडेशन कभी बिल्ड हो ही नहीं पाती। एंड विद द टाइम पासिंग बाय, जब करंट अफेयर्स में इतने सारे रोज़ नए टर्म आने लग जाते हैं, आप अल्टीमेटली क्या करते हो? गिव अप कर देते हो इस सब्जेक्ट पे, जबकि ये ऐसा सब्जेक्ट ही नहीं है जिस पे गिव अप करा जाए। इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट। अच्छा, यहाँ पे पीछा छुड़ा लोगे प्रीलिम्स में, मेंस में, इंटरव्यू में क्या करोगे? और इंटरव्यू भी चलो जैसे तैसे करके क्रैक कर गए, तो जब कहीं पे पहली बात तो थोड़ा मुश्किल सा लग रहा है, अविश्वसनीय है कि भाई प्रीलिम्स भी हमने इकोनॉमिक्स को पढ़े बिना जैसे तैसे मैनेज कर लिया, फिर मेंस तो हो ही नहीं सकता। देखो, प्रीलिम्स तो वैसे भी ना एक एलिमिनेशन स्टेज है, रियल गेम जो आता है वो आपका मेंस में स्टार्ट होता है। जब 20 में से 8 क्वेश्चन सीधा इकोनॉमी में से आएंगे, तब क्या करोगे? तब फाउंडेशन को बिल्ड करना स्टार्ट करोगे कि आओ जरा अपनी फाउंडेशन मजबूत करते हैं, या उस टाइम फ्लोर्स पे फ्लोर्स बनाने की बारी होती है? अच्छा ठीक है, चलो कोई बात नहीं। जितनी देर में तुमसे बात कर रही हूँ, तुम्हें कोई चीज़ रियलाइज़ हो रही है, या तुम अभी ये सोच रहे हो अरे एनसीईआरटी पढ़ने को बोल रही है मैम? एनसीईआरटी पढ़ना है ये तो तुम्हें ऑलरेडी पता है। कब नहीं पता था? पता था तुमने। बट मेरा क्वेश्चन ये है कि क्या तुम्हें ये पता था, तुमने पढ़ी? और पढ़ना है एनसीईआरटी को, उसका मतलब क्या होता है? यूपीएससी ने जो क्वेश्चंस पूछे, ये ऐसा नहीं है बस आउट ऑफ नोवेयर यहाँ से पूछ लिए, पैटर्न फॉलो किया यूपीएससी ने। कैसे? कुछ क्वेश्चन डायरेक्टली डेफिनेशन से पूछे, ठीक है, कुछ क्वेश्चन में आपसे चीज़ों को अप्लाई करने को बोला और कहीं पे आपके लॉजिक को टेस्ट किया। जैसे वो जो मनी मल्टीप्लायर वाला क्वेश्चन था, वहाँ पे आपका लॉजिक टेस्ट हुआ था। एक क्वेश्चन आया था लेंडर ऑफ लास्ट रिसॉर्ट, व्हेन इज आरबीआई कॉल्ड लेंडर ऑफ लास्ट रिसॉर्ट? 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। अब वो जो लाइन है लेंडर ऑफ लास्ट, ये क्वेश्चन 2019 में 2021 में रिपीट भी हुआ, सेम ऑप्शंस भी सेम, वो लाइन एज इट इज़ आपकी एनसीईआरटी में लिखी हुई है, लेकिन बच्चे उसके बावजूद उसको क्रैक नहीं कर पाए। और फिर उसके बाद आके क्या करते हैं? ट्विटर, आजकल तो वैसे तुम लोग रेडिट बड़ा यूज़ करते हो, कुछ भी क्रिटिसाइज़ करने के लिए एक नया वेंटिंग आउट प्लेटफॉर्म मिला हुआ है तुमको। रेडिट पे लिखेंगे बहुत गलत कर रहा है यूपीएससी, वेयर इज इट गोइंग, आई डू नॉट अंडरस्टैंड, देन यू स्टार्ट ब्लेमिंग द टीचर्स। और यूपीएससी तो है ये ब्लेम करने के लिए, क्यों? इन्होंने क्वेश्चन पैटर्न बदल दिया। अब जैसे इस बार 2025 का जो प्रीलिम्स हुआ था, उसमें 2 से 3 न्यूमेरिकल आ गए, वो भी एक ही चैप्टर में से, आउट ऑफ द सिलेबस जा रहे हैं। अरे पूछा तो लॉजिक ही तो है उसमें, तुमको क्लैरिटी किस चीज़ पे एक्सपेक्ट करी यूपीएससी ने? क्या तुम्हें प्राइमरी डेफिसिट नहीं पता होना चाहिए, फिजिकल डेफिसिट नहीं पता होना चाहिए, रेवेन्यू डेफिसिट नहीं पता होना चाहिए, बोरिंग्स को रिड्यूस करना ये नहीं पता होना चाहिए? तो क्या चीज़ चेंज कर दी यूपीएससी ने? इतना तो प्रिडिक्टेबल क्वेश्चन था, इतना तो रिपीटेटिव थीम पे क्वेश्चन था, अपने पैटर्न को स्टिक किया है। जो पैटर्न नहीं फॉलो कर पा रहा और उस चक्कर में 2 से 3 4 अटेम्प्ट एंड देन अल्टीमेटली गिविंग अप ऑन द पेपर एंड अल्टीमेटली लूजिंग होप कि मैं तो किसी भी अच्छा काम करने के लायक नहीं हूँ, शायद मुझ में ही कोई कमी है, इज यू। सही बोल रही हूँ मैं? थोड़ा इंट्रोस्पेक्ट कर पा रहे हो, या अभी भी क्वेश्चंस के आंसर ढूंढ रहे हो पीछे, और फिर से जो मॉरल ऑफ द स्टोरी है उसको इग्नोर कर रहे हो?
कि नहीं नहीं मैम, पढ़ ली थी एनसीईआरटी, बहुत टेक्निकल लग रही थी, बहुत टफ लग रही थी, हमने छोड़ दी। अब देखेंगे, हम तो राम भरोसे हैं। या फिर हम जब फाउंडेशन प्रोग्राम में 2027 वाले बच्चों का तो इस टाइम क्या होता है, ये वाला एटीट्यूड होता है। जब हम 2027 वाले बच्चे फाउंडेशन प्रोग्राम जाएंगे, देख लेंगे मेंटर करा देगा वहाँ पे काम। फैकल्टी का काम आपका फाउंडेशन बिल्ड करना नहीं है। अगर वो फाउंडेशन बिल्ड करेगा तो आपको एग्ज़ाम रेडी कैसे कराएगा? फिर आप टीचर को ब्लेम करोगे, इन्होंने हमें एग्ज़ाम रेडी नहीं करा, हमें बेसिक समझाते रह गए, इनको तो खुद कुछ नहीं आता। कितना ईजी है ना किसी पे ब्लेम डालना। क्या कभी खुद के अंदर झांक के देखा है? कभी खुद इंट्रोस्पेक्ट किया है? प्रॉबेबली नॉट। शायद आज इस वीडियो के बाद तुम एक बार रिफ्लेक्ट करोगे एज टू वेयर और ऑन व्हाट अप्रोच और व्हाट वे आर यू फॉलोइंग। कहाँ खड़े हो, क्या कर रहे हो, क्या सही कर रहे हो, क्या गलत कर रहे हो। सही बात है कि नहीं? आप में से बहुत सारे बच्चे शायद स्किप भी कर देंगे वीडियो। तो एनसीईआरटी के साथ करना क्या है हमको? एनसीईआरटी को सिर्फ हेक ऑफ इट नहीं पढ़ना है, ये मॉरल ऑफ द स्टोरी है। मैम ये पता है लेकिन हम कर नहीं पाते। क्यों नहीं कर पाते? क्योंकि मैम फ्लो नहीं समझ आता, मोनोटनस लगती है, दिमाग में एक डर है कि इकोनॉमिक्स बहुत टफ है। तो फिर से घूम फिर के तो ये वही वाली बात आ गई कि इकोनॉमिक्स बहुत टफ है। क्यों टफ है? देखो, मेरे अनुसार अगर तुम मुझसे पूछोगे, इकोनॉमिक्स टफ नहीं है, इकोनॉमिक्स टेक्निकल ज़रूर है। और किसी भी टेक्निकल चीज़ को रिजॉल्व करने के लिए आपकी अप्रोच राइट होनी चाहिए। क्योंकि ये प्रॉब्लम हर साल, इवन आफ्टर मेंटरिंग थाउजेंड्स एंड लैक्स ऑफ स्टूडेंट्स, मैं फिर से हर साल जब भी फ्रेश एस्पिरेंट्स आते हैं इस जर्नी में, मैं देखती हूँ अच्छा वो इसी बात पे अटके हुए हैं, इसी प्रॉब्लम पे दे आर फिक्सेटेड। तो मैंने सोचा इस बार मैं अपनी ना अप्रोच को चेंज करके देखती हूँ। इस बार मैंने थोड़ी सी पीपीटीज़ में जो मैं क्लास में पढ़ाती हूँ वो चेंज करी, इंटरैक्टिव बनाने की कोशिश करी, सो दैट जब स्टूडेंट एनसीईआरटी ना पढ़े, अगर मुझसे पढ़ ले तो उसको ये पिक्चर इम्प्रिंट हो जाए दिमाग में। तो इसलिए टू रिजॉल्व दिस प्रॉब्लम मैं एनसीईआरटी की सीरीज स्टार्ट कर रही हूँ, जिसमें क्लास 9 से लेके क्लास 12 तक की जितनी भी एनसीईआरटीज़ हैं इकोनॉमिक्स की, उसको मैं कवर कराऊंगी चैप्टर बाय चैप्टर। हम 9th से स्टार्ट करेंगे। अगर आपको ये लगता है कि हम इंटरेस्टेड नहीं है 9th की एनसीईआरटी पढ़ने में, देन यू आर फ्री टू लीव द वीडियो। फिर आप अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो ये वीडियो को देखने में जो आप अभी देख रहे हो। बट अगर तुम इस थॉट प्रोसेस के हो, आफ्टर रिफ्लेक्शन, इनसाइड रिफ्लेक्शन, इंट्रोस्पेक्शन, तुम्हें ये फील होता है कि नहीं, मुझे इस लूप में नहीं फंसना कि मॉक टेस्ट में जब क्वेश्चन आ रहा है उसको देख के डर लग रहा है, तो मॉक टेस्ट में अगर डर लग रहा है तो फिर प्रीलिम्स में सोचो ना क्या होगा। उस टाइम तो प्रेशर कितना ज़्यादा होता है हमारे ऊपर कि ये तो मेक और ब्रेक। बहुत सारे आप में से बच्चे हैं जिनको शायद, जिनका ये लास्ट अटैम्प्ट, नॉट दैट कि उनका 6th अटैम्प्ट है, पेरेंट्स ने इसके बाद चांस नहीं दिया उनको कि ये लास्ट अटैम्प्ट है, दे के देख लो, इसके बाद या तो नौकरी करो या फिर अपनी लाइफ को आगे बढ़ाओ। तो अगर तुमको उस चीज़ को ब्रेक थ्रू करना है तो मेरे साथ 9th की एनसीईआरटी से जुड़ जाना। एनसीईआरटीज़ की सीरीज़ कब, कैसे, कहाँ पे रिलीज़ होगी, उसके बारे में इन्फॉर्मेशन के लिए, अपडेटेड रहने के लिए पहले तो मेरे यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब कर लेना, सो दैट आप किसी भी इम्पॉर्टेंट अपडेट से चूक ना जाओ। आपको फिर भी कोई इशू रहता है देन आप मेरे इंस्टाग्राम से भी मेरे से जुड़े रह सकते हो, एंड टेलीग्राम पे भी मैं हर क्लास का नोटिफिकेशन भेजती हूँ। एनसीईआरटी, बहुत सारे क्वेश्चंस आ रहे होंगे, मैम एनसीईआरटी आप पढ़ा दोगे तो हमको पढ़नी ज़रूरी। आपके हर क्वेश्चन का आंसर मैं अपनी क्लासेस में दूंगी। आपको सिर्फ ये करना है कि अपने माइंड को, अपने मन को कन्विंस करना है, कन्विंस नहीं, इंटरनलाइज करना है। क्योंकि अगर तुम मेरी क्लास को फिर उस आउटलुक से, उस आइडियोलॉजी से अप्रोच करोगे कि हाँ फॉर द हेक ऑफ इट, देन प्लीज़ ये राइट प्लेस नहीं है आपके लिए। बट अगर तुम ये डिटरमाइन, मतलब तुम ठान लेते हो कि मुझे उस लूप में नहीं फंसना, आई वॉन्ट टू जस्ट गेट रिड ऑफ दिस प्रोसेस, करें प्रीलिम्स, मेंस करें, इंटरव्यू करें एंड लाइफ को थोड़ा सॉर्ट करें, देन यू आर एट द राइट प्लेस। So students, stay in touch with me because big things are coming up. I will provide the information about everything over my social media handles. Till then,
Just give it a thought as to what do you want, what approach do you want to follow. So that is all for the day. Keep studying. Take out some time for introspection, and God bless you.